तो क्वाड्रेटिक में अपन ने लास्ट में कॉमन रूट वगैरह देख लिया था और ग्राफ वगैरह जो पेंडिंग थे वो कर लिए थे। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हालांकि वो स्ट्रेट लाइन में दोबारा आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, है ना। लेकिन फिर भी अभी के लिए किसी बुक में या कोई मॉड्यूल वगैरह में आप कोई क्वेश्चन देख लो तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, है ना। बस एक स्पेशली एक टाइप का प्रॉब्लम है अलग से ही, है ना, तो अलग से इसको हेडिंग बना के लिख रहे हैं। जब ऐसी इक्वेशन होती है ना, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। आप बस देखते रहना और फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। ये 2 डिग्री की इक्वेशन है ना। ax² मतलब x² का कोई कोफिशिएंट होगा, ठीक है, फिर xy का कोई कोफिशिएंट होगा, फिर y² का कोई कोफिशिएंट होगा, फिर x का कोई कोफिशिएंट होगा, y का कोई कोफिशिएंट होगा, फिर कांस्टेंट होगा। मान लो सारे टर्म अवेलेबल है, देखो सबकी डिग्री 2 है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, दोनों की पावर मिलाओगे तो 2 होगी, y की पावर 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 ही है, ठीक है ना। तो डिग्री 2 की इक्वेशन है। हालांकि ये स्टैंडर्ड अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो x² x और कांस्टेंट होता है, इसमें तो y² वगैरह भी है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। बट इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो करना क्या है, तो नॉट वन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, can be factorized into two linear factors, if delta is 0. डेल्टा क्या है वो मैं अलग से लिख रहा हूं। डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर ये डेल्टा होता है, ठीक है जी। A मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², B मतलब कोफिशिएंट ऑफ y², C मतलब कांस्टेंट, F मतलब कोफिशिएंट ऑफ y का आधा, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो 2f है, उसका आधा f, g मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का आधा, और h मतलब कोफिशिएंट ऑफ xy का आधा, ठीक है, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन को 2 लीनियर फैक्टर में, है ना। अभी तो आप लिख लो, आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहे हैं। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 और नॉट 2 है, कैन बी फैक्टराइज इनटू 2 रियल लीनियर फैक्टर्स, है ना। ऊपर मैंने लिखा है सिर्फ लीनियर, मतलब जरूरी नहीं है वो फैक्टर रियल हों, लीनियर तो होंगे। जैसे मान लो मैंने कहा 3x प्लस आयोटा y प्लस 2 आयोटा, ये एक लीनियर है क्योंकि x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, लेकिन रियल नहीं है क्योंकि इसके कोफिशिएंट इमेजिनरी आ गए, ठीक है ना। और एक मैं बोलूं 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये भी लीनियर है बट ये रियल है। तो ऊपर हमने कहा कि इनटू लीनियर फैक्टर, मतलब ये 2 लीनियर के गुना में आ जाएगा, मतलब समथिंग x प्लस समथिंग y प्लस समथिंग बराबर समथिंग x प्लस समथिंग y इनटू समथिंग में आ जाएगा अगर ये है। और अगर रियल फैक्टर चाहिए इनटू 2 रियल लीनियर, तो 2 कंडीशन चाहिए, इफ डेल्टा बराबर 0 एंड h² इज ग्रेटर देन ab, ठीक है ना। अभी ये सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए अपन लिख रहे हैं, आपको इसका लॉजिक मैं एक क्वेश्चन के बीच में ही समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जब ये टॉपिक दोबारा आएगा तो वहां आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अभी तो बस एक जो क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन करना सीख लें बस। उसके लिए मैंने बता दिया कि लॉजिकली ऐसा जब होता है तभी वो 2 लीनियर फैक्टर में टूटता है, और जब ऐसा होता है तभी वो 2 रियल लीनियर में टूटता है, अदरवाइज वो कभी रियल क्या लीनियर में टूटेगा नहीं। एक एग्जांपल लिखता हूं फिर सारी कहानी समझ में आएगी। ये मिटा दो। यस सर।
हाँ भाई, सबने लिख लिया ना? यस सर। यस सर। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 2x² प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। ठीक है जी, ये आपको इक्वेशन दे दी उसने कि क्या दे दी, 2x² 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1। तो ये ऐसी इक्वेशन दिख रही है आपको? देखो x² का कोफिशिएंट है, y² का कोफिशिएंट है, x y सभी, है ना? तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी 1, c की वैल्यू क्या आएगी 1। अब देखो h के h 2h xy का कोफिशिएंट है तो h हो गया 3/2। ऐसे ही x का कोफिशिएंट है 2g और ये 3, तो g हो गया 3/2 और f हो गया आपका 1। ये आपकी चीजें होंगी, ठीक है ना? तो पहले मैं आपको दिखाता हूं डेल्टा 0 है या नहीं। डेल्टा क्या था, abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। ठीक है ना? इसमें वैल्यू रखो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू f की वैल्यू 1, g की वैल्यू 3/2 इंटू h की वैल्यू 3/2 माइनस a की वैल्यू 2 इंटू f² की वैल्यू 1 माइनस b की वैल्यू 1 इंटू g की वैल्यू 9/4 g² माइनस c की वैल्यू 1 इंटू 9/4। अब देखो ये कितना आएगा 2, ये 2 से 2 कट गया तो प्लस 9/2 माइनस 2 माइनस 9/4 माइनस 9/4। ये दोनों मिलके इससे कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। 0 आ गया। ठीक है जी, इसका मतलब पक्की बात है कि ये दो लीनियर के अंदर टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है ना, पक्की बात है, टूटेगा ही टूटेगा। कैसे तोड़ेंगे? अब मान लो वो पूछ ले फैक्टर भी कैसे बताओ, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे उसका तरीका देखें, है ना, हाउ टू फैक्टराइज। तो मैं पहले जो मैंने लिखाया वो मैं ये बता रहा। अब देखो इसमें एक चीज और देखो, आप h² और ab में रिलेशन देखो, h² और ab में h² की वैल्यू कितनी है 9/4 और ab की वैल्यू कितनी है 2, तो ये भी इसके बराबर है, मतलब ये दोनों ही चीजें सही है, इसलिए अबव इक्वेशन विल बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स, इनटू टू रियल लीनियर फैक्टर्स। ठीक है ना? तो ये बस आपको थ्योरी बताई है कि अगर ऐसा होगा तो रियल फैक्टर में पक्का टूटेगा, लेकिन अगर ये जरूरी नहीं है और ये है तो रियल फिर भी लीनियर में टूट जाएगा। बट अगर डेल्टा ही 0 नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, इस पे जोर लगा लो, ये दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा। ये तो जस्ट नॉलेज है, कैसे आया क्यों आया सब छोड़ दो अभी के लिए। अब मेन बात होगी कैसे करना है, हाउ टू फैक्टराइज, है ना? तो इसी को मेन फोकस करें। तो हाउ टू फैक्टराइज के लिए आप क्या करो, किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लो, है ना, मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो, मतलब वाई आप कांस्टेंट की तरह देखो, एक बार वाई को प्यार भरी नजरों से देखो, वाई को कांस्टेंट की नजर से देखो। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x², x का कोफिशिएंट क्या है ये और ये, तो 3x इंटू वाई प्लस 1 प्लस कांस्टेंट क्या आएगा y² प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही है? ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया पूरा का पूरा ये b, और ये आपका हो गया c। सो ट्रीट इट लाइक ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है जी? ठीक है, तो देखो ये क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c की तरह। तो
क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं? श्रीधराचार्य, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 9y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 2 इंटू c का स्क्वायर रूट अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है जी। अब देखो कहानी क्या है, ये -3y प्लस 1 प्लस माइनस ये 4 ये सब कुछ ऐसे पड़ा रहेगा, सारा मामला इस पे टिका है, इस पे, ये जो अंदर बैठा है। एक्चुअली क्या है, देखो अगर ये मान लो परफेक्ट स्क्वायर बन गया तब तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, लीनियर टर्म, और लीनियर में लीनियर जुड़ेगा, लीनियर आंसर आ जाएगा, मतलब 2 लीनियर फैक्टर आपके आ जाएंगे। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ फिर तो रूट के अंदर फंस गया, तो 2 लीनियर फैक्टर नहीं आएंगे। तो इसके डेरिवेशन भी जब करते हैं ना, तो जो अंदर तामझाम आता है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो कंडीशन लगाते हैं, उसी से वो कंडीशन निकल के आती है कि डेल्टा 0 होना चाहिए। तो अभी के लिए तो बस आप ये याद कर लो कि डेल्टा अगर 0 है तो ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और 2 लीनियर फैक्टर आएंगे। अगर डेल्टा 0 नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो 2 लीनियर फैक्टर नहीं आएंगे। ठीक है ना, इस बात की वो कंडीशन थी। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ यही पूछा हो बताओ फैक्टर है या नहीं, तब तो सिर्फ डेल्टा चेक कर लो। लेकिन अगर फैक्टर भी पूछे हो तो डेल्टा अलग से क्या चेक करना है, आप ये कर लो, फैक्टर तो निकालने ही पड़ेंगे बस। तो अब इस चीज को सॉल्व थोड़ा करो, तो देखो इस चीज को मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं, जो भी इसके अंदर आ रहा है ये समथिंग 9 ऑफ y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 8 टाइम y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, इसको ओपन करोगे तो ये आएगा 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18y, ये आएगा माइनस y 8y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 8। तो देखो ये क्या बन गया, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बन गया, और दिस इज नथिंग बट y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो तामझाम था है ना, यहां ये आ गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर, बस -3 टाइम्स y प्लस 1 प्लस माइनस y प्लस 1 अपॉन 4 को इधर भेज दिया 4x। तो एक फैक्टर तो क्या आ गया, 4x बराबर -3y -3, जब प्लस लोगे प्लस y प्लस 1, और दूसरा क्या आ गया 4x बराबर -3y -3 माइनस y माइनस 1। तो देखो -3y -4y इधर आके हो गया 4x प्लस 4y, -3 -1 4 इधर आके हो गया 4। तो ये फैक्टर आ गया आपका x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से क्या हो गया, 4x तो है ये -3y प्लस y माइनस 2y, इधर आगे हो गया प्लस 2y -3 प्लस 1 इधर आगे हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है ना। तो फाइनली जो आपको इक्वेशन दी थी 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1 को आप फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 2x प्लस y प्लस 1 इंटू x प्लस y प्लस 1। तो मैं यही कह रहा था, दिस कैन बी फैक्टराइज इंटू 2 लीनियर्स इफ एंड ओनली इफ डेल्टा इज 0, एंड इफ डेल्टा इज नॉट 0 देन इट कैन नॉट बी फैक्टराइज इंटू 2 लीनियर फैक्टर्स, और उसमें भी रियल के लिए h स्क्वायर ग्रेटर देन ab भी होना चाहिए। ठीक है, और करना कैसे है, तो किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लो। तो कंडीशन जो आती है वो यहाँ से आती है कि अगर ये चीज परफेक्ट स्क्वायर है तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डेल्टा वाली 0 वहां से कंडीशन आती है। ठीक है, अब आपको लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा, बस ये हो गया। तो कभी आ जाए फैक्टराइज करना तो वो बताया आपको, है ना। ठीक है जी, चलो इसी का मेथड 2 भी है ना, फैक्टराइज करने का मेथड 2 टू फैक्टराइज। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, इसको भी देख लें, थोड़ा सा स्मार्टनेस से डील करते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे इसको फैक्टराइज करना था ना, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 को फैक्टराइज करना था। तो मैंने क्या करा, सिर्फ इतना पार्ट ले लो 2 डिग्री वाला। स्टेप 1, टेक 2 डिग्री टर्म्स एंड फैक्टराइज देम। ठीक है जी, अब इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2xy, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है सच दैट उसका सम तीनों प्रोडक्ट 2 हो, है ना, वैसे ही जैसे क्वाड्रेटिक को करते हैं, प्लस y स्क्वायर।
तो 2x कॉमन आ गया, x प्लस वाई, y कॉमन आ गया, x प्लस वाई, तो यहां से आ गया 2x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सबसे पहला काम ये कर लिया, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त मेथड है ये। अब क्या करना है आपको, स्टेप 2, टेक फैक्टर्स एज, जरूरी थोड़ी है आपने तो सिर्फ ये इस वाले टर्म को फैक्टराइज करना है, तो लीनियर में मैं मानूंगा ऐसे है फैक्टर 2x प्लस वाई प्लस c1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस c2। ये दो कॉन्स्टेंट्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, उसके 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट बराबर है, तो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड कांस्टेंट, क्योंकि ये तीनों तो बराबर है ही, ये तो लेके ही चले अपन। तो x का कोफिशिएंट देखो क्या आएगा, x का कोफिशिएंट इधर से आएगा 2x इंटू c2, कोफिशिएंट ऑफ x 2 इंटू c2 और x इंटू c1 मतलब c1 इज इक्वल टू कितना है, x का कोफिशिएंट 3, फिर y का कोफिशिएंट इधर से y गुना होगा किससे, c2 से, तो c2 और ये y किससे गुना होगा, c1 से, तो c1 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट कितना है 2। तो देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, इसको घटा दिया तो c2 बराबर कितना आ गया 1, c2 यहां पर आ गया तो c1 भी कितना आ गया 1। नाउ कंपेयर कांस्टेंट, कांस्टेंट देखो क्या आएगा c1 c2, c1 c2 बराबर कितना 1। तो अब ये दोनों वैल्यू, नाउ दीज टू वैल्यू इफ सेटिस्फाई दिस देन वी हैव फैक्टर्स। मान लो अब ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर गई, फिर तो बस c1 c2 की वैल्यू आ गई, बट सपोज करो यहां से अपन ने कंपेयर करा c1 c2 की वैल्यू कुछ आ गई 2 और 1 आ गई, और वो इसको सेटिस्फाई ना करे, इसका मतलब क्या है कि वो दो लीनियर फैक्टर में नहीं टूट सकता। उस केस में अब डेल्टा जीरो नहीं आएगा, पक्की बात है, वो भी आप कंफर्म कर सकते हो। बस अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो यही आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1। देखो यही आया था, अभी आपने करके देखा, ठीक है जी। चलो, तो एक छोटा सा अलग से टॉपिक था, 2 डिग्री होम इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो कैसे फैक्टराइज करना है वो बता दिया। हालांकि ये पेयर ऑफ लाइंस में आएगा दोबारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज उससे कुछ आगे की तारें भी जुड़ी हैं, जो आगे लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी के लिए अपन हेडिंग डालते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन नहीं, इक्वेशन तो देखो बराबर जीरो ही होती है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल सकते हो, फंक्शन है ना। जैसे आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड a इज नॉट जीरो और abc दे रखा है आपको r। तो मैं केस 1 ले रहा हूं, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 में दो केस होंगे, a 0 से बड़ा है या a 0 से छोटा है। तो उसके अंदर एक केस तो ये होगा और एक केस ये होगा, है ना। दोनों में d ग्रेटर देन 0 है, बस इसमें a ग्रेटर देन 0 है और इसमें a लेस देन 0, ठीक है जी। d तो दोनों में ही ग्रेटर देन 0 है। अब मैं एक बात बताऊं, अगर मैं पूछूं इसमें कि ये क्वाड्रेटिक
पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, जीरो कब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी पॉजिटिव कब है, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी नेगेटिव कब है, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जीरो कब है। ठीक है जी। तो देखो ये दो रूट है, मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो बिना आंख वाले आदमी को भी ये दिख जाएगा कि बीटा के इधर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर कोई चीज है मतलब वो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे है वो नेगेटिव है, एक्स एक्सिस पे वो जीरो है। तो बीटा के राइट में जाओगे कोई भी वैल्यू लोगे, बीटा के राइट में कोई भी वैल्यू लोगे तो देखो पॉजिटिव आएगी। ऐसी अल्फा के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू लेके पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब आप बोलोगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। नेगेटिव कब है, अल्फा से बीटा के बीच बीच में, देखो कोई भी वैल्यू लोगे वैल्यू नीचे आएगी। तो x कहां से कहां तक नेगेटिव है, अल्फा से बीटा के बीच में। और जीरो कब कब है, जब x है तो डिस्क्रीट सेट में लिखेंगे ओनली अल्फा है या बीटा है। ठीक है, हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप पहले भी कर चुके हो। आपको याद हो अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स में वेवी कर्व में इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वहां भी पढ़ी थी। आपको याद कराऊं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो आप क्या करते थे, इसके फैक्टराइज करते थे x माइनस 2 x माइनस 3, फिर अपन वेवी कर्व लगाते थे 2 3, प्लस है तो राइट में मुंह फाड़ के प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, क्योंकि ओड पावर है। तो देखो पॉजिटिव कब आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इनफाइनाइट में ये पॉजिटिव है। कब, जब अपवर्ड पैराबोला है, जब a पॉजिटिव है। a मतलब एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। इसीलिए हम वहां पे बताते थे ना आपको कि सबसे पहले आप लीडिंग कोफिशिएंट को प्लस बना लो, ताकि हम ये स्टैंडर्ड केस याद रखें हम कि उसको पॉजिटिव बना लिया तो अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा। तो उधर पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव रूट्स के, और इधर पॉजिटिव। तो कभी भी पॉजिटिव का सोल्यूशन आए तो सीधा बोल दो माइनस इनफाइनाइट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इनफाइनाइट। और कभी भी अपवर्ड पैराबोला में नेगेटिव की बात होगी तो वो कहां होगी, रूट्स के बीच में, अल्फा से बीटा के बीच में। ठीक है ना, तो बस वही चीज है ये। ऐसे ही अब ये वाला जो पैराबोला होगा, इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव। तो देखो इसमें आपको दिख रहा है कि एक रूट अल्फा एक रूट बीटा। अब इसमें क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, तो वेवी कर्व में क्या होगा, जैसे मान लो यही मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसा है। तो आप क्या करोगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के बाद माइनस लगेगा ग्रेटर देन 0, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 0 आ जाएगा। तो मतलब जब ये वाला चीज, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, वो पॉजिटिव कब होता है, रूट्स के बीच में। तो वो देखो अल्फा और बीटा के बीच में ये ऊपर है और साइडों में ये नीचे है, मतलब नेगेटिव है। ठीक है ना, तो वैसे ही अगर मैं पूछूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 कब है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, अल्फा से बीटा तक। और अगर मैं पूछूं आपसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नेगेटिव कहां है, तो आप आएगा x माइनस x इनफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इनफिनिटी। और अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 का है, ऑब्वियसली अल्फा और बीटा। ठीक है ना, ये आप अच्छे से समझिए। तो एक चीज केस 1 में जो आउटकम है, जो हमें एक चीज बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है, वो ये कि अगर a पॉजिटिव है तो माइनस इंफिनिटी से अल्फा और बीटा से इंफिनिटी में ये भी पॉजिटिव है। मतलब इस इंटरवल के दौरान a इंटू इसका साइन पॉजिटिव है। ऐसे ही माइनस इंफिनिटी से अल्फा, अल्फा बीटा से इंफिनिटी में ये चीज नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है। इसका और इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। किस इंटरवल में, माइनस इंफिनिटी से अल्फा बीटा से इंफिनिटी। ऐसी अल्फा से बीटा में a पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है क्वाड्रेटिक, तो a का क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ऐसी अल्फा से बीटा में ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट है ना, वो हम ये बोल सकते हैं a इंटू एफ एक्स, है ना, एफ एक्स में इसको बोल रहा हूं y को, है ना, एफ एक्स। तो a इंटू ये दोनों का साइन पॉजिटिव है इस इंटरवल में, और इधर भी देखो माइनस इंफिनिटी से इस इंटरवल में ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन के हैं। तो a इंटू एक्स पॉजिटिव है फॉर
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। ऐसे a इंटू एफ एक्स नेगेटिव है फॉर x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, और a इंटू एफ एक्स जीरो है फॉर x बिलोंग्स टू ओनली अल्फा एंड बीटा। ये बहुत ही धुआंधार बातें कह गए, ठीक है ना, इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब चाहे अपवर्ड क्वाड्रेटिक हो चाहे डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक हो, पैराबोला हो, a इंटू एफ एक्स डी ग्रेटर देन जीरो के केस में माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा, मतलब माइनस इंफिनिटी से छोटा रूट यूनियन बीटा से बड़े रूट से इंफिनिटी तक a इंटू क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है। ऐसे ही बीच में अल्फा से बीटा के दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। केस टू, केस टू है जो वो ये है आपका कि अगर मान लो d बराबर जीरो है तो देखो a ग्रेटर देन जीरो में ये वाला केस होगा, और a लेस देन जीरो में ये वाला केस होगा, ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पूछूं आपसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव कब है, तो हमेशा है, बस इस वैल्यू को छोड़ के, ये रूट मान लो अल्फा है क्योंकि अल्फा अल्फा ही होंगे दोनों, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा r माइनस अल्फा। और अगर मैं पूछूं आपसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव कब है, तो आप क्या बोलोगे x बिलोंग्स टू 5। और अगर मैं पूछूं ये चीज जीरो कब है, तो एक ही वैल्यू आएगी x बराबर अल्फा। सिमिलरली इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव कब है, तो हमेशा एक वैल्यू को छोड़ के, अल्फा को छोड़ के। और अगर मैं पूछूं ये चीज पॉजिटिव कब है, तो x बिलोंग्स टू 5, कभी पॉजिटिव नहीं है, जीरो से बड़ी कभी भी नहीं है। और ये चीज जीरो कब है, तो एक ही वैल्यू है x बराबर अल्फा। अगेन देखो r माइनस अल्फा में ये पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, और r माइनस अल्फा में ये नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव। Combined result a into fx is positive for all x belongs to r minus alpha, and a into fx is negative for x belongs to 5। ये कभी नहीं होगा, देखो यहाँ ये नेगेटिव कभी नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा। ऐसे ये भी पॉजिटिव कभी नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कभी नहीं होगा। अगेन ये और ये जीरो कहाँ होगा, ऑब्वियसली अल्फा पे होगा बस, ठीक है ना। केस थर्ड, जब d आपका लेस देन जीरो है, तो दो केस होंगे, a ग्रेटर देन जीरो है तो ये होगा, और अगर a लेस देन जीरो है तो ये केस होगा। अब यहां मैं पूछूं अगर फंक्शन एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम जीरो बढ़ाया कब है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ना तो कभी नेगेटिव है ना ही कभी जीरो है। ऐसी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन लेस देन जीरो कब है, हमेशा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो दोनों का प्रोडक्ट देखो, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब a इंटू एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। चलो अब इससे हमें क्या मिला, जो काम की बात है वो करते हैं। ये मैंने आपको हर एक चीज का करके बता दिया। पहले केस में जब d ग्रेटर देन जीरो था तो माइनस इंफिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इंफिनिटी में a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव है, रूट्स के बीच में a इंटू एफ एक्स नेगेटिव है, और रूट्स पे a इंटू एफ एक्स जीरो है। दूसरा केस जब d बराबर जीरो है तो एक वो रूट को छोड़ के हर जगह a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव कभी नहीं है, और उस पर जीरो है। और जब d लेस देन जीरो है तो a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि a इंटू एफ एक्स नेगेटिव तो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, केस वन में। केस टू और केस थ्री में a इंटू एफ एक्स कभी नेगेटिव नहीं होता। a इंटू एफ एक्स अगर नेगेटिव है, इट मीन्स पक्की बात है d ग्रेटर देन जीरो है।
खेल समझ में आया? एफ एक्स मतलब किसी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू, मान लो एक्स अल्फा है तो ए एफ अल्फा हो गया। मान लो क्वेश्चन में आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी शिकारी मिल जाए कि आपको पता चल जाए ए इंटू एफ टू अल्फा मतलब एफ थ्री एफ फोर कुछ भी हो सकता है, ए इंटू एफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो हो जाए, नेगेटिव जीरो नेगेटिव हो जाए नेगेटिव, तो आप समझ जाओगे सर ये केस तो सिर्फ और सिर्फ केस 1 में ही होता था, मतलब डी ग्रेटर देन जीरो है। वो छुप के कान यूं नहीं यूं घुमा के पकड़ना चाह रहा है, लेकिन बात वही बता रहा है ना? तो नोट है ना, एकदम वीवीआईपी बातें हो रही है, एकदम जबरदस्त वाली। पहला कि a इंटू एफ अल्फा इज नेगेटिव ओनली इन केस 1 दैट इज d ग्रेटर देन 0। सो इफ इन क्वेश्चन वी गेट टू नो फॉर एनी अल्फा a into f alpha is negative, it means d greater than 0, it means two real and distinct roots। ठीक है ना? ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, a into f alpha is greater than 0 in all 3 cases। तो अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिल जाए किसी अल्फा के लिए a इंटू एफ अल्फा ग्रेटर देन 0 है, तो आप उस जज थोड़ी कर पाओगे भाई, तीनों ही केस में है। तो मान लो ये वाला केस हुआ तो हो सकता है अल्फा ये हो, ये वाला केस हुआ हो सकता है अल्फा ये हो, और ये वाला केस हुआ तो हो सकता है अल्फा कोई भी हो। तो a इंटू एफ अल्फा तो इसमें ही पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, ऐसे उल्टे वाले 3 है उसमें पॉजिटिव है। तो फिर हमें क्या पता चलेगा? हम कमेंट नहीं कर सकते कि d ग्रेटर देन 0 है, बराबर 0 है, तो नो कमेंट ऑन रूट्स। ठीक है, ऐसे ही धुआंधार बात आ रही है, जबरदस्त वाली है ना, एकदम कचा लेना तुम। अगर आपको कोई दो वैल्यू x1 x2 पे है ना, फॉर x1 and x2 if f of x1 into f of x2 लेस देन 0 पता चल जाए, इससे आप क्या कमेंट कर सकते हो? ध्यान देना, दो चीजों का गुना नेगेटिव, मतलब x1 पे क्वाड्रेटिक की वैल्यू एक, x2 पे क्वाड्रेटिक की वैल्यू, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। तो देखो 6 केस में मैं आपको बता रहा हूं, 1 2 3, ऐसे ही नीचे 4 5 6। क्या इस पे कोई भी दो x1 x2 लोगे, क्या उन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। इस पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। इस पे कोई भी दो x1 x2 लोगे या ये भी लोगे तो या तो 0 आएगा प्रोडक्ट या पॉजिटिव आएगा। इस पे भी कोई भी x1 x2 लोगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, नहीं आ सकता। इसी केस में पॉसिबल है कि एक x1 यहां हो जाए और एक x2 बीच में हो जाए, या एक इधर x1 आ जाए और इधर x2 आ जाए, या x2 इधर आ जाए। मतलब इन दो केस में ही पॉसिबल है कि दो वैल्यू पे, दो इनपुट पे आउटपुट का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इससे पक्की बात है, मतलब d ग्रेटर देन 0 मतलब टू रियल रूट्स है। ये पहचाने हैं जो छुपा छुपा के वो आपके सामने डालेगा और आपको घुमाने के लिए, लेकिन हमें पहचानना है कि d ग्रेटर देन 0 मतलब अगर दो वैल्यू पे वैल्यू प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, दो इनपुट पे फंक्शन के प्रोडक्ट आउटपुट का प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, तो दो रियल रूट है। ठीक है ना? एंड इफ f of x1 into f of x2 पॉजिटिव हो तो नो कमेंट। तो कुछ भी हो सकता है भाई, हर केस में ही कोई ना कोई दो x1 x2 x हो सकते हैं जिसमें वैल्यू का आउटपुट का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। स्पेशलिटी तो यहां है, नेगेटिव आने में पता चलता है कि हाँ d ग्रेटर देन 0 है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, इन जनरल फॉर एनी पॉलिनोमियल, बहुत ही जबरदस्त थ्योरम है ये, है ना? इन जनरल फॉर एनी पॉलिनोमियल इफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0 हो जाए, तो हम बोलते हैं देन इट हैज एट लीस्ट वन रूट, एट लीस्ट वन रूट बिटवीन x1 एंड x2। ऐसा क्यों?
क्योंकि मान लो ये x1 है और ये x2 है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऐसे लगातार ही चलता है, उड़ उड़ के तो चलता नहीं बीच बीच में से, है ना। तो मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो बीच में कम से कम एक बार तो जीरो होगा, हो सकता है 10 बार हो जाए, वो एक अलग बात है। मान लो ये x1 है और ये x2 है, हो सकता है बीच में लो ये x2 पे नेगेटिव है, x1 पे पॉजिटिव है, लेकिन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रूट आ गए। तो हमने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट एक ही रूट आएगा, हम ये कह रहे हैं कि ये वैलिड भी सिर्फ पॉलिनोमियल में लिए। एक्चुअल में बताऊं ये थ्योरम जो होती है ये होती है IMVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये पढ़ेंगे आप 12th में कॉन्टिन्यूटी में, है ना, अभी पढ़ रहे हैं बच्चे 12th वाले, तो आप उसके प्रूफ श्रूफ लॉजिक सब भूल जाओ, ये सब बाद में आएगा। अभी के लिए तो कभी क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रेटिक में एटलीस्ट रूट्स वगैरह पे कमेंट आ जाए, तो एक तो हमने एटलीस्ट वाली बात इससे पहले कब करी है, जब दो क्वाड्रेटिक वगैरह आ जाए उनका d1 + d2 या d1 × d2 पे कुछ कमेंट करना। दूसरी चीज आप इस बारे में सोचें कि कोई दो आपको इनपुट मिले x1 और x2, और उन दोनों पे कोई पॉलिनोमियल है, मान लो 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी 10 डिग्री 100 डिग्री का, उन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू आउटपुट का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ जाए तो आप क्या कमेंट करोगे कि इट हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन x1 एंड x2। तो मैंने बता दिया, क्योंकि देखो अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो बीच में जीरो होके आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ये x1 है और ये x2 है कि यहाँ से यहाँ तक आके ये उड़ के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल ऐसा नहीं होता, लगातार चलता है पॉलिनोमियल, है ना, कंटिन्यूअस होता है। तो इसलिए पॉलिनोमियल के लिए ही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप क्या कमेंट करोगे, इट है एटलीस्ट वन रूट बिटवीन x1 एंड x2। लेकिन क्वाड्रेटिक के तो रूट ही तो होते हैं, अब क्वाड्रेटिक के तो दो ही रूट होते हैं और आपने कह दिया x1 पे वैल्यू पॉजिटिव है और x2 पे वैल्यू नेगेटिव है, तो मतलब बीच में एक रूट तो आना ही है। अब रूट दो ही होते हैं, एक तो आ ही गया एटलीस्ट, तो दो आ सकते हैं क्या? अगर मान लो दोनों बीच में आ गए ऐसे लो, तो फिर तो x1 और x2 पे साइन अपोजिट आएगा ही नहीं भाई। मान लो दोनों ही रूट x1 और x2 के बीच में आ गए, फिर तो पैराबोला या तो यूं गुजर जाएगा या यूं गुजर जाएगा। अगर यूं गुजर गया तो भी x1 और x2 पे वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर यूं गुजरता है तो भी वो x1 और x2 पे जो वैल्यू का प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा। तो इसमें तो आपको बीच से ऐसे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि एक रूट आएगा तभी दोनों पे साइन अपोजिट आएगा। तो दूसरा रूट या तो इधर से जाएगा या ऐसा होगा इधर x2 है, इधर से एक रूट आया इधर चला गया, तो x1 और x2 के बीच में एक ही रूट आ पाएगा, दूसरा नहीं आ पाएगा, क्योंकि अदरवाइज f(x1) * f(x2) ही नेगेटिव नहीं हो पाएगा। तो in general for any polynomial if f(x1) * f(x2) is less than 0 then it has at least one root between x1 and x2, but for quadratic, है ना, बड़ा बड़ा, but for quadratic if f(x1) and f(x2) is less than 0 तो हम बोलेंगे it has exactly one root between x1 and x2। इस इंटरवल के बीच में पक्की बात है उसका एक ही रूट आएगा, ना कम आएगा ना ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो क्या बात करी हमने, पहले तो सर a * f(α) less than 0 हो जाए तो वो एक ही केस में होता है d > 0 पे, लेकिन पॉजिटिव हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे दो वैल्यू पे प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ d > 0 है, क्योंकि ऐसा क्वाड्रेटिक में तभी होगा जब d > 0, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद हमने एक जनरल बात करी कि कोई भी फंक्शन है पॉलिनोमियल है ना, इसको बड़ा लिख रहे हैं पॉलिनोमियल, फॉर एनी पॉलिनोमियल अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं इट हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन x1 एंड x2। बट क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसा है इट हैज एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, अब इस पे अपन क्वेश्चन करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग cases roots of ax² plus bx plus c is equals to 0, a is not 0, abc belongs to R, will be
रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, किस पे आप कमेंट कर सकते हो, पक्का पक्का उस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं। पहला है a इंटू ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0। दूसरा है a इंटू 4a माइनस 2b प्लस सी ग्रेटर देन 0। तीसरा है a इंटू a 16a प्लस 4b प्लस सी, या सही पहले a इंटू a प्लस 3b प्लस 9c 3b प्लस 9c लेस देन 0। फिर है आपका a प्लस 2b प्लस 4c इंटू 25a प्लस 5b प्लस c लेस देन 0। फिर है a इंटू a प्लस 7b प्लस 49c प्लस c इंटू a माइनस b प्लस c लेस देन 0। चलो ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, मतलब वो कह रहा है जैसे मान लो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये क्वाड्रेटिक है, इसके बारे में ये सब दिया हुआ है, तो ये तो 5 पार्ट है। मान लो क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया, इफ दिस इज ट्रू फॉर दिस क्वाड्रेटिक देन ऑप्शन में रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, नो कमेंट्स, इस तरह की कोई बातें आ गई है ना। तो आप समझ गए रूट्स पे कमेंट करना है, और इस तरह की इनइक्वालिटी आ गई तो आपको थोड़ा सा शिकारी नजरों से देखना है। ध्यान से देखो, ये a प्लस बी प्लस सी जैसी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ चिल्ला चिल्ला के, ये देखते क्या दिमाग में आना चाहिए, ये कैसे आएगा, इसमें x की जगह 1 रखने पे। तो ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ 1। अगर fx को आप बोलते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये लिखा है f ऑफ 1, और ये लिखा है a इंटू f ऑफ 1 और लेस देन 0। अभी अभी पहला नोट लिखाया था हमें, अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक के लिए किसी भी वैल्यू अल्फा पे ये पता चल जाए a इंटू f ऑफ अल्फा नेगेटिव 0 है, तो ये तो पक्का बात है d ग्रेटर देन 0 में होता है, 100% d ग्रेटर देन 0, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है जी, बस इस तरह से आपको शिकार खेलना है। अब इसके बाद देखो, ये लिखा है a, और ये कैसे लिखा है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये लिखा है f ऑफ -2, ये क्या ग्रेटर देन 0। और मैंने क्या बोला था, a इंटू एफ ऑफ अल्फा लेस देन 0 हो तो पक्की बात है कि d ग्रेटर देन 0 है, लेकिन a इंटू एफ ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0 देखो तो ये तो सभी केस में हो सकता है, d ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, तो नो कमेंट ना, नो कमेंट। इसमें देखो, ये देखो लिखा है, अब सर लफड़ा पड़ गया, आपने बताया था देखो ये तो हमें पहचान में आ गया x बराबर 1 रखने पे, ये पहचान में आ गया x बराबर -2 रखने पे, ये कैसे आएगा, ये तो 9c आ गया। तो मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको बताया था जब भी आप ऐसा सोचो ये c का कोफिशिएंट कैसे चेंज हो गया, तो सबसे पहले क्या करो, c का कोफिशिएंट 1 बना दो, 1, तो 9 को कॉमन लो, 9 को कॉमन लेते ही आपकी खोपड़ी में चमक जाएगा, ये देखो a/3 का, सॉरी ये लिखा है a/9 माइनस b/3 प्लस c। अब ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है f ऑफ 1/3 -1/3, -1/3 रखोगे तो a/9 माइनस b/3 प्लस c, बन गई ना कहानी। बस इस तरह से गेम हो गया आपके साथ, a/9 लेस देन 0, 9 को उड़ा दो, उधर भेज दिया। नाउ a इंटू एफ ऑफ अल्फा लेस देन 0, पक्की बात है d ग्रेटर देन 0, दो रियल रूट आएंगे। ये देखो क्या लिखा है, ये f ऑफ 2 लिखा है, ठीक है जी, नो 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 नो, अगेन f ऑफ 2 तो सर 4a होता, तो 4 को कॉमन लिया, 4 को कॉमन लिया तो 1/4 इंटू a/4 प्लस b/2 प्लस c, और ये लिखा है f ऑफ 5, 25a प्लस 5b प्लस c लेस देन 0। अब आपको समझ में आ गया ये क्या लिखा है, f ऑफ हाफ, so this is nothing but 1/4 into f of half into f of 5 less than 0। तो देखो 4 को तो उड़ा सकते हो आप, तो f of half into f of 5 less than 0, अभी बताया था f of x1 into f of x2 less than 0 आगे क्वाड्रेटिक के लिए पक्की बात है, उसके बीच में एग्जैक्टली एक रूट आएगा, एक आएगा तो दूसरा भी आएगा क्योंकि कोफिशिएंट्स रियल है।
क्योंकि कोफिशिएंट्स रियल है, कोफिशिएंट रियल है तो एक आएगा दूसरा भी आएगा, ऐसे तो नहीं एक आगे रियल दूसरा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पक्की बात है d ग्रेटर देन 0। अगेन ये देखो, ये लिखा है a इंटू ये लिखा है f(7) प्लस ये लिखा है c, ये लिखा है f(-1). अब थोड़ा सा लफड़ा पड़ गया है ना, अब थोड़ा ध्यान दो। सी क्या होता है, सी के बारे में हमने कुछ चर्चा करी थी कि पहले, तो ग्राफ जब मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको ध्यान से याद हो किसी को, तो मैंने बताया था सी इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्वाड्रेटिक व्हेन x इज बराबर 0, मतलब ये f(0) लिखा है। अच्छा हाँ, बहुत काम की बात है ये, c बराबर f(0) है ना, बहुत शिकारी बात, स्टार बना बना के लिख लो, भूलना नहीं है इस चीजों को। तो ये लिखा है आपका a इंटू f(7) प्लस f(0) इंटू f(-1) लेस देन 0। अब आप सोचो, ये चीजें मान लो x और ये चीजें y, दो चीजों का सम नेगेटिव है, तो जैसे मैंने उस दिन बताया था d1 प्लस d2 ग्रेटर देन नेगेटिव है, तो पक्की बात है कम से कम एक तो नेगेटिव होगा, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या एक नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव है मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नेगेटिव। तो या तो a इंटू f(7) नेगेटिव होगा, या फिर f(0) इंटू f(-1) नेगेटिव होगा। देखो ये भी a इंटू fx नेगेटिव है, ये नेगेटिव होगा तो भी पक्की बात है d ग्रेटर देन 0 है, और f(x1) इंटू f(x2) नेगेटिव है तो भी पक्की बात है d ग्रेटर देन 0 है। मतलब दोनों में से कुछ भी हो जाए, दोनों केस में d ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब 100% रियल रूट्स आएंगे, रियल है डिस्टिंक्ट। तो क्या पूछा था, किस किस में रियल है, इसमें रियल है, इसमें रियल, नो कमेंट, इसमें रियल है, ठीक है ना, इसमें भी रियल है, इसमें भी रियल है, इन चारों में पक्की बात है रियल रूट्स है, ठीक है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज भी, और इससे पहले जो थ्योरी पढ़ाई उसका एप्लीकेशन भी, ठीक है ना, ध्यान रखें। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना a प्लस 1x² माइनस 2ax प्लस a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। फाइंड a। ठीक है ना, इस पर भी स्टार लगा लें ना, इसमें भी अपन एक दो चीजें सीखने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त। पहला तो ये कि अगर ये क्वाड्रेटिक है ना, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, तो वो क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक x में 6 केस होते हैं, ऐसा, 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 फिर ऐसा, ऐसा और ऐसा। ये क्या कह रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब हर x के लिए। तो ये हमेशा पॉजिटिव है क्या, देखो ये वाली क्या है, हमेशा नेगेटिव है, ये वाली हमेशा नेगेटिव है या 0 के बराबर है, ये वाली इतने से इतने हिस्से में पॉजिटिव है, नेगेटिव है बाकी जगह, ये वाली यहां से यहां तक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बाकी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पॉजिटिव है, ये वाली यहां से यहां तक पॉजिटिव है बट इस पॉइंट पे नहीं, 0 है, और ये वाली हमेशा पॉजिटिव है। तो उसने क्या कहा है कि x की हर वैल्यू के लिए हमेशा 0 से बड़ा हो, तो कौन सा केस आएगा, यही तो आएगा। कोई भी x हो, मतलब क्वाड्रेटिक हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब उसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस से ऊपर होना चाहिए, मतलब वो अपवर्ड पैराबोला और हमेशा x एक्सिस से ऊपर, मतलब ये वाला केस एक्सेप्टेबल होगा। देखो सारी अंडरस्टैंडिंग ग्राफ के ऊपर है। ये चीज कब ट्रू है, जब ये वाला केस होगा, और ये वाला केस कब होता है, ये वाला जब a ग्रेटर देन 0 होता है और d लेस देन 0 होता है। तो बस दो कंडीशन बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ x² ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब a ग्रेटर देन -1, एंड
एंड मतलब दोनों चीजें चाहिए, ऐसा नहीं कोई एक चीज से काम चल जाएगा। डी लेस देन 0, डी मतलब बी स्क्वायर 4a² माइनस 4 इंटू ए प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन 0, 4 उड़ा दिया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a लेस देन 0, माइनस ऑफ 2a प्लस 1 लेस देन 0, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो 2a ग्रेटर देन माइनस हाफ और a ग्रेटर देन माइनस हाफ। ये कह रहा है माइनस हाफ से बड़ा और ये कह रहा है माइनस 1 से बड़ा, दोनों इंटरसेक्शन ये आएगा, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन होके फाइनल आंसर आएगा a बिलोंग्स टू माइनस हाफ से इंफिनिटी। ठीक है जी, ये तो लॉजिकली हो गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा ये लिखा होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ी कब होती है, जब उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और d लेस देन 0, और अगर ये बोलता है हमेशा लेस देन 0 मतलब ये वाला केस, तो a भी नेगेटिव और d भी नेगेटिव। ठीक है ना, ये चारों में हमेशा नहीं आता, इसमें हमेशा आता है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है, काम की बात आपने सीखी। अब दूसरी शिकारी बात है ना, नाउ सेकंड शिकारी बात जो है वो ये, नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन बल्कि पूरे चैप्टर के लिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि ये क्वाड्रेटिक है, और ना ही लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो दिया है। भाई क्वाड्रेटिक कैसे पता चलता है, या तो वो बोलता कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a प्लस 1 जीरो नहीं है क्वेश्चन में, मतलब ये माइनस 1 नहीं है, या वो बोले दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या बोले इसके दो रूट इस तरह है ना, मतलब समझते हो, तो समझ में आता है क्वाड्रेटिक है। इसलिए से ये बोला इस इनइक्वालिटी में ये हमेशा x के लिए ट्रू है, फाइंड है। कहीं क्वाड्रेटिक शब्द यूज हुआ, तो हम क्यों अपने घर से बार बार इसको ये a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, ये सब कब वैलिड है, जब a 0 नहीं है, जब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आपको लीडिंग कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 है या नहीं है, दोनों के सेपरेटली डील करने पड़ेंगे। सो दिस इज द केस 1 व्हेन a प्लस 1 इज नॉट 0, मतलब a इज नॉट माइनस 1, और ये केस 2 when a plus 1 is 0, leading coefficient of x square बराबर 0, treat linear separately, treat linear case separately, ये इसमें सिखाना चाह रहे हैं आपको, और ध्यान रखना बहुत काम की बात है। तो अगर a बराबर माइनस 1 है, अगर a बराबर माइनस 1 है, बस एक ही जगह माइनस 1 रख दिया, तो 0 माइनस 2 एक ही जगह माइनस 1, x प्लस माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एक ही वैल्यू रख दी। अब ये क्या बन गया 2x प्लस 0 ग्रेटर देन 0, तो 2x ग्रेटर देन 0। अब ये यहां से 2x ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब यहां से x ग्रेटर देन 0 आ गया। क्या ये चीज ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है ना? नहीं। क्यों? y बराबर x ग्राफ तो ऐसा होता है, तो ये तो 0 के आगे आगे पॉजिटिव है, 0 के पीछे नेगेटिव है, तो ये हमेशा x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू नहीं है। मतलब a माइनस 1 रखने पे ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई नहीं होती है, इसलिए a माइनस 1 सोल्यूशन नहीं है। मान लो यहां से 2 बराबर ग्रेटर देन 0 आ जाता, मान लो, तो ये चीज हमेशा ट्रू होती हर x के लिए, कोई भी x हो ये चीज हमेशा ट्रू होती 2 ग्रेटर देन 0, तो मतलब इसमें a माइनस 1 रखना एक्सेप्टेबल होता, तो वो भी आंसर में आता, और फिर हम इसको यहां यूनियन करके लिखते। लेकिन यहां से जो चीज आई, दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू for all x belongs to R, hence a बराबर माइनस 1 रिजेक्टेड। तो अब इन दोनों का यूनियन लोगे तो बस फाइनल आंसर क्या आएगा, a बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू इनफाइनाइट। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप? अगर यहां से एक्सेप्ट हो जाता तो a माइनस 1 भी आंसर में आता, क्योंकि उसने क्वाड्रेटिक शब्द का प्रयोग नहीं करा है। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन और। और a x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0,
5ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका जो रूट है वो अल्फा है, इसका जो रूट है वो बीटा है। देन प्रूव दैट ax² प्लस bx प्लस c will have a real root between alpha to beta given a is not 0, abc belongs to R and alpha beta is also non-zero। ठीक है जी, चलो। तो अब वो बात आ गई जो इस पे मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो मैंने कहा था प्रूफ बात में है, लेकिन अभी के लिए हमें क्या याद रखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए f of x1 इंटू एफ ऑफ x2 नेगेटिव आ जाए मतलब उसके बीच में एटलीस्ट वन रूट है, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए f of x1 इंटू एफ ऑफ x2 नेगेटिव आ जाए मतलब उसके बीच में एग्जैक्ट वन रूट है। तो ये देखो ये क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन के विल हैव अ रियल रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना। पहली बात तो मैं आपको इस वर्डिंग का मतलब समझा दूं, इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन रूट। एग्जैक्ट वन लिखा हो ना तब अपन बोलते हैं पक्का एक ही रूट है, या एग्जैक्ट वन नहीं लिखा, एटलीस्ट वन लिखा मतलब अ रूट है ना। ए रूट बोलना मतलब कम से कम एक रूट, वो एक अलग बात है। क्वाड्रेटिक में होगा तो बीच में एक ही होगा, ठीक है ना, मतलब उस थ्योरम के हिसाब से। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है एटलीस्ट वन रूट होगा, ये प्रूव करना चाह रहा है। मतलब मैं वर्डिंग बता रहा हूं, इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन रूट, एग्जैक्ट वन रूट नहीं है। एग्जैक्ट वन रूट मतलब पक्का पक्का एक ही रूट है, और रियल रूट मतलब कम से कम एक रूट है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पूछना चाह रहे हो। तो जैसे ही आपने सुना एटलीस्ट वन रूट, आपके दिमाग में खोपड़ी में आया अच्छा अल्फा और बीटा पे के बीच में कम से कम एक रूट चाहता है, मतलब अगर मैं एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा नेगेटिव प्रूव कर दूं तो पक्की बात है एटलीस्ट वन रूट हो जाएगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा। वो एक अलग बात है, क्वाड्रेटिक है तो एटलीस्ट का एग्जैक्ट ही होगा, लेकिन फिर भी ये बात तो सही रहेगी। चलो, तो मेरा मकसद क्या है, मेरे को एफ ऑफ अल्फा निकालना है। तो ये एफ एक्स है आपका, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, और एफ ऑफ बीटा क्या होगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। अब सर इसका क्या करूं, अचार डालूं? अचार नहीं, इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों, आपको ये भी तो दे रखा है कि ये इसके रूट्स हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि अल्फा इसका रूट है। तो देखो 4a अल्फा स्क्वायर बराबर b अल्फा प्लस c। तो b अल्फा c की वैल्यू क्या रख सकते हो, 4a अल्फा स्क्वायर। इसकी जगह रख सकते हो 4a अल्फा स्क्वायर, तो ये बन गया 5a अल्फा स्क्वायर। ऐसे ये इसका रूट है, तो b बीटा प्लस c की वैल्यू रख सकते हो -5a बीटा स्क्वायर। तो b बीटा प्लस c की वैल्यू रख दी -5a बीटा स्क्वायर, तो ये बन गया -4a बीटा स्क्वायर। अब देखो f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, अब देखोगे तो बनेगा -20a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन है ना तो a जीरो है ना अल्फा जीरो है ना बीटा जीरो है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और आगे नेगेटिव, तो ओवरऑल कितना नेगेटिव। तो क्योंकि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है, इसलिए कम से कम उसका एक रूट होगा इसके बीच में, हेंस हिंदुस्तान। ठीक है जी, तो जनरल फंड है। और क्वाड्रेटिक के केस में आप एटलीस्ट वन को एग्जैक्ट भी बोल सकते हो दो के बीच में, क्योंकि उस पर एक ही आ सकते हो, दो नहीं आ सकते, अदरवाइज एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है जी, चलो दिस इज ऑल अबाउट जो भी हमने ये बात करनी थी, बाकी अपन फिर नेक्स्ट बात कल करते हैं। ओके, थैंक यू।